Now, within a year, it will be barrier free. You don't need to stop anywhere. By 80 kilometer speed, you can go. हाँ, जो घायल हुए वो महेंद्र यादव हैं और उनके और भी रिलेटिव हैं जो राजकुमार यादव हैं। रामधनी यादव एक्सपायर हो चुके हैं जो है। सर देखो, पुलिस की तरफ से मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। 7:30 के आसपास मैंने कॉल करी, फिर सामने से किसी पुलिस ऑफिसर ने उठा ली। तो उन्होंने कहा कि आपके भाई का ऐसा एक्सीडेंट हो गया, आप यहाँ पे आ जाओ। तो फिर वहाँ पे मैंने जाके देखा तो एक वाइट बैग में डेड बॉडी थी, और फिर लेफ्ट में मुड़ के देखा तो मेरे भाई का हेलमेट और वो बैग था। तो फिर उससे मुझे क्लियर हो गया कि हाँ, ये मेरा ही भाई है। दोस्तों, पिछले 20 सालों में भारत ने वो करके दिखाया है जो कई डेवलप नेशंस भी नहीं कर पाए हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो या मार्स ऑर्बिटर मिशन का फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस हो। India became the world's first nation to reach the south pole of the moon. Yes, on the moon. India became the latest country on Tuesday to send a probe to Mars. ISRO, that's India's space agency, which recently burst onto the scene by sending an orbiter to Mars. लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां हम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं, दूसरी तरफ कुछ केसेस में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी खराब है कि मुंबई जैसे शहर में 74,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी अच्छे रास्ते नहीं बन पाते, और कभी-कभी तो हमारा पूरा ब्रिज भी गिर जाता है। 130 people reported dead after a pedestrian bridge collapsed in western India. बिहार के किशनगंज जिले में भ्रष्टाचार का एक नायाब नमूना देखने को मिला। यहाँ पर एक पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया। मुंबई के मुलुंड इलाके में निर्माणाधीन मेट्रो प्रोजेक्ट का एक हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा। India has emerged as the second most congested country in Asia. Why are our fastest roads still bringing traffic to a complete standstill? उसी तरह भारतमाला जो 5 लाख करोड़ में बनने वाला था, अब वो 10 लाख करोड़ में बनने वाला है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो 2022 में कंप्लीट होने वाली थी, अब 2029 तक पुश हो चुकी है। और नवी मुंबई एयरपोर्ट पूरे 20 साल के डीले के बाद बनी। Much awaited Bengaluru suburban railway project remains stuck on the tracks. The cost of Mumbai-Ahmedabad bullet train project is expected to escalate due to the delay in the land acquisition in Maharashtra. A tiff between centre and Maharashtra state, the infrastructure project, the travel project are getting delayed over the years. तो सवाल ये है, जब एक तरफ भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, वही देश अपने रोड्स और ब्रिजेस को क्यों नहीं फिक्स कर पा रहा? साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर ने इस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? एंड व्हाट आर द लेसन्स दैट इंडिया नीड्स टू लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड? दोस्तों, ये चैनल ज़ीरोधा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के 5 बेसिक पिलर्स होते हैं: प्लानिंग, लैंड एक्विजिशन, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस। तो पहला कंसर्न हमारे प्लानिंग को लेकर है। भारत में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग तब शुरू होती है जब सिटीज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हो जाती है, और किसी भी इंफ्रा प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसे DPR कहा जाता है। DPR स्टैंड्स फॉर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें टेक्निकल असेसमेंट से लेकर फाइनेंशियल एस्टिमेट और फिजिबिलिटी स्टडी किया जाता है। बेसिकली DPR ये बताता है कि प्रोजेक्ट का डिजाइन, बजट और टाइमलाइंस क्या होंगे। लेकिन दोस्तों, DPRs इतने इनएक्यूरेट और स्लो बनाए जाते हैं इंडिया में कि आप हैरान हो जाओगे। जब 2015 में मोदी जी ने स्मार्ट सिटी मिशन अनाउंस किया था, तब एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई थी। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं।
लेकिन 2018 तक यानी 3 साल बाद लगभग 69% प्रोजेक्ट्स सिर्फ डीपीआर इश्यूज की वजह से अटके हुए थे। इनफैक्ट 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 35% सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सिर्फ इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो पाए क्योंकि उनके डीपीआर ढंग से बन नहीं पाए। और डीपीआर अगर टाइम पे बन भी जाए तो भी एक प्रोजेक्ट को मिनिमम 15 साल लग जाते हैं एग्जीक्यूट होने में। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में चलते हैं पॉलिटिकल गेम्स। जैसे 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर डैम का इनॉग्रेशन किया, लेकिन उसके बाद गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र के बीच पानी के हिस्से को लेकर ऐसा पॉलिटिकल डिस्प्यूट शुरू हो गया कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 56 इयर्स लग गए। यस, 56 इयर्स। इनफैक्ट अभी 2017 में मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। इसके बाद आता है दूसरा प्रॉब्लम, विच इज लैंड एक्विजिशन। In the department also, there are more than 135 projects stuck up because of the land acquisition problem, the environment forest problem. Some of the projects because of railway overbridges, but now and only some project up to 30-35 projects are stuck up because of some problems. दोस्तों, मोदी जी ने ये वादा किया था, क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी के उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। लेकिन अब 2026 आ चुका है पर बुलेट ट्रेन्स अभी भी फंक्शनल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2021 तक सरकार सिर्फ 67% लैंड ही एक्वायर कर पाई थी। और इसमें हमेशा सेम ड्रामा होता है। सरकार को बुलेट ट्रेन बनाने के लिए लैंड लोगों से खरीदना पड़ता है, और सरकार जब लोगों को मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा ऑफर करती है, फिर भी लोग लालची होकर सरकार को लैंड देते नहीं, और इसी चक्कर में सरकार को लैंड मिल नहीं पाती और वो लैंड कभी डेवलप हो नहीं पाती। तो ना लोगों को पैसा मिलता है, ना गवर्नमेंट को लैंड, और इसी चक्कर में देश में ना मेट्रो बन पाता है, ना बुलेट ट्रेन। तो देश की प्रोग्रेस इसी चक्कर में 10 से 20 साल से पुश हो जाती है। और इसी डिले की वजह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट 83% से बढ़कर अब 1.98 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस का चैलेंज, जिसके बारे में नितिन गडकरी ने हमारे पॉडकास्ट में बताया जब वो अंडमान और निकोबार में ट्रांसशिपमेंट हब बनाने वाले थे। सर, अंडमान और निकोबार में भी हम ट्रांसशिपमेंट हब बनाने वाले थे। करने नहीं था काम सर। क्या प्रॉब्लम है सर इसका? एनवायरमेंट वाले आड़े पड़ते हैं, मत करो काम, कोर्ट से दे देता है। तुम कभी हमारे जैसे इंटरव्यू लेते हो, कभी ऐसे लोगों के लोग जो हर काम को विरोध करते हैं, होने नहीं देते। अंडमान निकोबार में इतनी अच्छी साइट है, कोई काम ही नहीं हुआ था। इसके बाद है दोस्तों टेंडरिंग सिस्टम का प्रॉब्लम। दोस्तों, भारत में टेंडर्स L1 बिडिंग सिस्टम के थ्रू दिए जाते हैं। चलिए इसको सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बिडिंग के लिए 3 कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं, A, B और C कॉन्ट्रैक्टर्स। इसमें C ने सबसे कम प्राइस कोट किया है। अब चाहे A और B कोई भी ब्रांड हो, अगर उन्होंने C से महंगा कोट दिया तो ज्यादातर केसेस में सिर्फ C को ही प्रोजेक्ट मिलता है, यानी उस प्लेयर को जो सबसे कम पैसों में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। इससे क्या होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स विन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स एस्टिमेट से काफी ज्यादा कम प्राइस कोट कर देते हैं। इनफैक्ट नेशनल हाईवे के केस में प्रोजेक्ट के कॉस्ट से 45 to 48% तक कम प्राइस पर बिड किया गया था। जैसे अगर काम 10 करोड़ का हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि सर मैं ना आपको सिर्फ 6 करोड़ में ये काम करके दूंगा। अब आप ही मुझे बताओ, अगर 10 करोड़ का काम कोई बिजनेसमैन अगर 6 करोड़ में करेगा तो उसको प्रॉफिट कहां से मिलेगा? और इसी प्रॉफिट को बचाने में कॉन्ट्रैक्टर सस्ता माल यूज करते हैं, सस्ता इक्विपमेंट यूज करते हैं, जिससे प्रोजेक्ट सिर्फ सस्ता बनता है, हाई क्वालिटी नहीं, जिससे कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट तो मिलता है लेकिन सरकार को अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाती। इनफैक्ट 2016 में कोलकाता का विवेकानंद फ्लाईओवर कोलैप्स इसलिए हुआ क्योंकि कंस्ट्रक्शन लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग से दिया गया और बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि डिजाइन, मटेरियल क्वालिटी और एग्जीक्यूशन में सीरियस लैप्सेस थे, जिसकी वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन में ही फ्लाईओवर गिर गया और 26 लोगों की जान चली गई। और अगर टेंडर पास भी हो जाए तो हम अटकते हैं क्लियरेंस, अप्रूवल्स और ब्यूरोक्रेटिक मेस में। दोस्तों, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कई सारे गवर्नमेंट एजेंसी से क्लियरेंस लेना पड़ता है, जिनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर रेलवे से लेकर एनवायरमेंटल क्लियरेंस तक ये क्लियरेंस की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। इसी तरह दोस्तों, आप मुंबई के कोकले ब्रिज को अगर देखोगे तो ये ब्रिज बनाया गया था रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करने के लिए, और प्लान्स के हिसाब से इसको आगे जाकर बर्फी वाला फ्लाईओवर से जोड़ना था।
लेकिन जब गोखले ब्रिज बनकर तैयार हुआ तब ये पता चला कि ये दोनों आपस में जुड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गोखले ब्रिज को बर्फी वाला फ्लाईओवर से लगभग 6 फीट ऊपर बना दिया गया। और ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बीच में रेलवेज की एक नई पॉलिसी आई जिसके मुताबिक ट्रैक्स के ऊपर बनने वाले हर नए ब्रिज की हाइट 1.5 मीटर से बढ़ानी मैंडेटरी थी। तो रेलवेज ने अपना नियम बदल दिया और गोखले ब्रिज को ऊपर उठा दिया, लेकिन किसी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो अब पुराने बर्फी वाला फ्लाईओवर से जुड़ ही नहीं पाएगा और नतीजा एक भयंकर ब्यूरोक्रेटिक मेस। एंड लास्टली देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। और इसका मतलब हम सबको पता है, हम प्रोजेक्ट्स बना तो देते हैं लेकिन उनको हम कभी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई सारे ब्रिजेस भी कोलैप्स हो चुके हैं। ये है दोस्तों इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर प्रॉब्लम्स। तो सवाल ये है कि जापान, दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती और उन देशों ने इन सारे चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया। दोस्तों चलिए समझते हैं साउथ कोरिया के जीनियस स्ट्रेटजी से। दोस्तों आपको पता है साउथ कोरिया ने अपनी लैंड की वैल्यू जो है ना उसको पिछले 26 साल में 13,000 गुना बढ़ाया है। तो अगर आपके पास 2000 में 1 लाख की भी लैंड होती तो उस लैंड की वैल्यू आज 130 करोड़ रुपए होती। और साउथ कोरिया ने यूज किया LRD सिस्टम यानी लैंड रीएडजस्टमेंट सिस्टम। अब इंडिया में क्या होता है ना, सरकार जब रोड या बिल्डिंग बनाती है तो फार्मर से लैंड एक्वायर करती है और बदले में कैश कॉम्पेंसेशन देती है। इसमें ना वो जो फार्मर है उसके 2 बड़े नुकसान है। पहला, फार्मर को लगता है कि उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं और फ्यूचर में जब सिटी बनेगा तो उसकी लैंड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए लोग लैंड को बचा के रखते हैं और सरकार को लैंड बेचते नहीं है। और दूसरा ये है, जरा सोच के देखो, अगर इतने सारे फार्मर्स को मार्केट रेट से अगर ज्यादा पैसा देना हो तो गवर्नमेंट को कितना ज्यादा कैश डिसबर्स करना पड़ेगा। सो कैश डिसबर्समेंट इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग डील, जिससे गवर्नमेंट का जो अपफ्रंट कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन पता है कोरियंस ने क्या कहा? कोरियंस ने बोला देखो हम आपसे जमीन खरीदेंगे नहीं, हम बस उसको रीअरेंज करेंगे। और अब देखो ये कितनी जीनियस स्ट्रेटजी है। जैसे मान लो 10 फार्मर्स के पास खेती की जमीन है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है। अब गवर्नमेंट इन सारे लैंड पार्सल्स को एक पूल में डालती है। हर फार्मर को अपने लैंड का कुछ 30 से 40% हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है और ये डोनेटेड लैंड गवर्नमेंट यूज करती है रोड्स, पार्क्स और स्कूल्स बनाने के लिए। और इसमें यह होता है कि गवर्नमेंट उस अनडेवलप्ड लैंड पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई और रोड्स की सुविधा रेडी करके देती है और बाकी बची हुई जो 60% जमीन है वो गवर्नमेंट वापस उन्हीं फार्मर्स को दे देती है। अब आप मुझे बोलोगे कि भाई आपने तो फार्मर से जमीन ले ली, उसकी तो जमीन छोटी हो गई, तो वो खुश कैसे होगा? वेल, इसका लॉजिक ये है कि पहले मान लो उनके पास 1 एकड़ जमीन थी जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए थी और इस जमीन पे मॉल या बिल्डिंग बन ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ना वहाँ रोड्स हैं, ना वाटर सप्लाई है, ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद उनके पास जो 0.6 एकड़ जमीन बची है अब वो अर्बन डेवलप्ड लैंड है जिसके ऊपर बिल्डिंग्स या मॉल्स बन सकते हैं। और अब इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 1 करोड़ रुपए। तो आप समझ रहे हो, फार्मर को लैंड की वैल्यू 10 गुना बढ़कर मिली और गवर्नमेंट को पैसा देना भी नहीं पड़ा। एट द सेम टाइम डेवलपमेंट भी हो गया। तो साउथ कोरिया ने फार्मर को अपना पार्टनर बना लिया और इसी वजह से 26 साल में साउथ कोरिया के एक रीजन की जमीन की कीमत 13,000 गुना बढ़ गई। अब आते हैं बिडिंग सिस्टम पर। दोस्तों बिडिंग सिस्टम के L1 प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सिंगापुर। वहां QFM सिस्टम यूज होता है यानी क्वालिटी फी मेथड। अब L1 मॉडल में प्रॉब्लम क्या था कि हम कॉन्ट्रैक्ट हमेशा सबसे सस्ते वेंडर को देते हैं जिसके चक्कर में अक्सर क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन सिंगापुर के QFM सिस्टम में सिलेक्शन कंबाइंड स्कोर पर होता है जहां 70% फोकस क्वालिटी पर होता है और सिर्फ 30% फोकस कॉस्ट पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंगापुर में कॉन्ट्रैक्टर ए 80 करोड़ रुपए कोट करता है और कॉन्ट्रैक्टर बी मान लो 100 करोड़ रुपए कोट करता है, तो सिंगापुर की सरकार उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड चेक करती है। इसमें देखा जाता है कि उनके जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने वक्त में पूरे किए गए और उनकी इंजीनियरिंग क्वालिटी कैसी थी। और अगर कॉन्ट्रैक्टर बी का क्वालिटी स्कोर ए से सिग्निफिकेंटली बेहतर है तो 20 करोड़ महंगा होने के बावजूद भी टेंडर कॉन्ट्रैक्टर बी को ही मिलता। क्यों? क्योंकि सिंगापुर जानता है कि सस्ता काम बाद में रिपेयर्स और डिलेस के चक्कर में ज्यादा महंगा पड़ता है।
तीसरा चैलेंज है कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज। इसका सोल्यूशन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें चाहिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जो कि भारत सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती है। बस अब सवाल यह है कि ये अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कब होगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सिस्टम एक ऐसा पोर्टल बनाना चाहता है जिसमें सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ आपको अप्रूवल दे सके, जिससे प्रोजेक्ट डिले ना हो। एंड लास्टली, मेंटेनेंस को सॉल्व किया जापान ने। दोस्तों, जापान में 5 साल में एक बार हर ब्रिज, हर टनल का इंस्पेक्शन मैंडेटरी है। इंडिया में ऐसे रूल्स होने के बावजूद भी अच्छे से वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। तो प्रॉब्लम रूल्स में नहीं, प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन में। भारत को इन रूल्स की इंप्लीमेंटेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। एंड दैट इज हाउ इंडिया कैन फिक्स इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हमें एक डेवलप नेशन बनना है तो हमें L1 बिडिंग सिस्टम को चेंज करना होगा, गति शक्ति और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे पोर्टल को एफिशिएंट बनाकर उसको एग्जीक्यूट करना होगा। एंड लास्टली, पैसे बचाने के बजाय क्वालिटी और मेंटेनेंस पर फोकस करना होगा। आज सवाल सिर्फ एक ब्रिज के गिरने का या एक रोड के टूटने का नहीं है, सवाल हमारे नेशनल आइडेंटिटी का है। जब हम स्पेस में फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पहुंच सकते हैं तो वही सक्सेस रेट हमारी सड़कों पर क्यों नहीं दिखता। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सीमेंट और सरिया नहीं होता दोस्तों, ये देश की रफ्तार होती है। जब हमारे फाइल्स ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के चक्कर में अटकेंगे नहीं, जब हमारा पैसा सस्ती की जगह हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स पर लगेगा और जब हमारा हर ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल बनेगा, तभी हम गर्व से कह सकेंगे कि भारत विकसित बनेगा। तभी तक विकसित भारत सिर्फ एक सपना रह जाएगा। ये है दोस्तों भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की रियलिटी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और पॉलिटिकल केस स्टडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।